हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमिता और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे धूमिल जी की कविता रोटी और संसद के विषय में। ठीक है, रोटी और संसद यह बहुत ही छोटी सी कविता है मगर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कविता है। इसकी प्रत्येक पंक्ति आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपकी सोच बदल सकती है। यह कविता जितनी छोटी कविता उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। और यह जो कविता है यह नेट, जेआरएफ, DSSS, टीजीटी, पीजीटी, सेट सभी पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कविता को हम यहाँ पर व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए कविता की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ जो स्लाइड आपके सामने शो हो रहा है, इसमें जितनी पंक्ति आपको दिख रही है बस इतना ही छोटा कविता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। यहाँ पर लेखक सभी से प्रश्न कर रहे हैं, समाज से, लोगों से, पूंजीपति वर्ग से, शासक वर्ग से, नेता वर्ग से, है ना, सबसे प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न इस प्रकार है कि कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो लेखक इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो कविता है यह कहाँ संग्रहित है? कल सुनना मुझे कविता संग्रह में संग्रहित है। और कब संग्रहित किया गया? 1976 में। ठीक, कल सुनना मुझे कविता संग्रह में यहाँ संग्रहित है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो कल सुनना मुझे में संग्रहित है रोटी और संसद, सुदामा पांडे, धूमिल की कविता। पहले हम पंक्ति को पढ़ेंगे, फिर आगे व्याख्या के साथ समझेंगे कि यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक आदमी रोटी बेलता है। ठीक है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। ठीक, देखिए वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश का संसद मौन है। तो लेखक यहाँ पे किससे प्रश्न कर रहे हैं? अपने देश के संसद से, नेता वर्ग से, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने समाज के लोगों से यह वायदा किया है कि हम तुम्हारा उत्थान करेंगे, विकास करेंगे, तुम्हारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तुम्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ पहुंचाएंगे। उन्हीं सत्ताधारी लोगों से यहाँ पे लेखक प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे संसद मौन है, अर्थात जो संसद है, वहाँ जो नेता वर्ग है, वहाँ कोई भी इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे। आगे देखते हैं, रोटी और संसद में कवि धूमिल अराजकता, राजनीति के सामंती व पूंजीपति मुखौटे को संसद से उठाकर सड़क तक ले आए। अराजकता, असमानता। ठीक है, जो धूमिल है वो समाज में जो अराजकता फैली हुई है, असमानता फैली हुई है, राजनीति के सामंत व पूंजीपति मुखौटा। देखिए यहाँ पे पूंजीपति वर्ग को मुखौटा पहने हुआ वर्ग कहा गया, अर्थात वह जब आम जनता के आगे आते हैं, आम लोगों के सामने आते हैं, बात करते हैं तो एक अलग चेहरा लेके आते हैं। वही जब संसद में होते हैं, अपने पद पे होते हैं, तो वो अपना अलग चेहरा लिए वहां बैठे रहते हैं। तो इन्हें पूंजीपति मुखौटे को संसद से उठाकर सड़क तक ले आए। आगे बताते हैं, प्रश्न पूछता हुआ आदमी खतरनाक होता है, वह आपको कटघरे में खड़ा कर सकता है, जिरह करता है और आपकी समाज सम्मत उपदेयता को रेखांकित करता है। देश जब आजाद हुआ उन दिनों यहाँ रोटी बेलने वाला आदमी किसान हुआ करता था। देखिए यहाँ पे लेखक कह रहे कि प्रश्न पूछने वाला आदमी खतरनाक होता है, अर्थात प्रश्न कौन पूछता है? जिन्हें जरूरत होती है। जब लोग क्रांति करते हैं तो कब क्रांति करते हैं? जब उन्हें उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो उनकी मांग होती है वो पूरी नहीं होती है। जो संसद से जो नेता वर्ग बैठे हैं वहां पे, जो हमारा शासक है, सत्ताधारी वर्ग है, वह क्या करते हैं? जब हमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी इच्छा समाज में लोगों के विकास की जाएगी, इच्छा पूरी की जाएगी, जरूरतें पूरी की जाएगी, ठीक है, विकास की रास्ते को ले जाएंगे, शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, सारी सुविधा दी जाएगी, मगर जब ये नहीं कराया जाता है, आदमी पिसता रहता है, फिर एक टाइम बाद क्रांति करता है और वह सवाल करता है। तो यही पे वही आदमी है कि आदमी जब प्रश्न पूछता है तो खतरनाक होता है, वहां आपको कटघरे में खड़ा कर सकता है। यहाँ देश की आम जनता की बात कर रहे हैं कि देश की आम जनता चाहे तो आपको कटघरे में खड़ा कर सकता है, जिरह करता है और आपकी समाज सम्मत उपदेयता को रेखांकित करता है। देश जब आजाद हुआ उन दिनों यहाँ रोटी बेलने वाला आदमी कौन हुआ करता था? किसान हुआ करता था। आगे देखेंगे, यहाँ आदमी आज मजदूर या सर्वहारा के नाम से जाना जाता है। जब हमें आजादी मिल गई
तो हमें धीरे धीरे विकास की ओर उन्मुख होना था, धीरे धीरे विकास के रास्ते पर चलना था। मगर यहाँ पे किसान क्या हो गया, सर्वहारा वर्ग में आ गया, मजदूर बन गया। क्यों, कैसे बन गया, ये प्रश्न है, सवाल है। किससे, सत्ताधारी लोगों से, पूंजीपति लोगों से। कैसे कोई किसान कैसे सर्वहारा बन सकता है, कैसे मजदूर बन सकता है, जबकि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, हमें तो विकास के रास्ते की ओर बढ़ना चाहिए, तो वह कैसे मजदूर बन गया, कैसे सर्वहारा वर्ग में चला गया, यहाँ लेखक प्रश्न पूछ रहे। मगर वो कैसे चला गया, सबको पता है कि जब पूंजीपति वर्ग, जो बुद्धिजीवी वर्ग, जो सत्ताधारी वर्ग, सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा इनका शोषण किया और ये शोषित होते गए, चुप रहे, आवाज न बुलंद कर पाए, तो फिर ये सर्वहारा वर्ग में चले गए, जो कि रोटी पैदा कर रहा है। ठीक है, यही सर्वहारा वर्ग क्या कर रहा है, रोटी पैदा कर रहा है। ये रोज नए सिरे से कुआं खोदने की स्थिति में जी रहे हैं। ठीक है, रोज क्या कर रहे हैं, नए सिरे से कुआं खोदना, अर्थात क्या होता है कि रोज कमाकर खाने वाले, आज अगर काम किया, जितना पैसा आया उसी से घर के राशन आएंगे, उसी से हो सकता है राशन पूरा भी ना हो सकता है, भूखा भी सोना पड़े, तो इसी को कहा जाता है रोज कुआं खोदकर जो पानी पीने की स्थिति है। ये मुहावरे के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चेतना के दायरे से बाहर है। ठीक है, इनकी चिंता की जाती है, इनकी चिंता की जाती है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चेतना से बाहर है। वह हिस्सा कौन सा है, जिसे राष्ट्रीय चेतना जिनमें नहीं है, तो वह हिस्सा है मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग। ठीक है, जो दबे कुचले लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं, मजदूर है, सर्वहारा है, ये भी क्या है, राष्ट्रीय चेतना से बाहर है। क्यों बाहर है, यहाँ भी प्रश्न आता है, क्यों बाहर है, क्यों इनमें राष्ट्रीय चेतना नहीं है। तो इसमें इसलिए राष्ट्रीय चेतना नहीं है कि जब आप अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय क्या करोगे, अपना जीवन यापन, पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए लगा दोगे, आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप क्या करो, राष्ट्रीय चेतना से ओत पोत रहो। क्योंकि वह जो वर्ग है वो अनपढ़ भी है, उन्हें शोषण किया जा रहा है, उन्हें जो चीजें समझाई और बताई जा रही है वो बस उतना ही समझ और जान पा रहे हैं, तो इसलिए ये वर्ग क्या है, राष्ट्रीय चेतना के दायरे से बाहर है। आगे, तो सिर्फ औपचारिक खानापूर्ति के लिहाज से खासकर चुनाव के दिनों में, ध्यान दीजिए, खासकर चुनाव के दिनों में रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, पढ़ो लिखो योजना चलाकर इनमें तटस्थता का यह खेल संसद में बैठा हुआ आदमी खेलता है। देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में कहा गया है कि ये जो योजनाएं लाई जाती है, कब लाई जाती है, चुनाव के समय में लाई जाती है, चुनाव से ठीक पहले पहले योजनाएं लाई जाती है, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। ठीक है, कि हम तुम्हें विकास के उस रास्ते पर ले जाएंगे, उस मोड़ पे ले जाएंगे जहां जाने के बाद ना तुम्हें कभी कष्टों का सामना करना पड़ेगा, ना तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को, तुम्हारे बच्चों को करना पड़ेगा। तुम्हें उस विकास की ओर उन्मुख करेंगे, उस रास्ते की ओर ले जाएंगे, तुम हमें वोट देकर जिताओ। उन्हें एक प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है, एक प्रकार से अपने बातों में ले लिया जाता है, और चुनाव खत्म होते ही सारी चीजें पलट जाती हैं। तो लेखक यहाँ पे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो योजनाएं लाई जाती हैं, यह एक छलावा है, दिखावा, एक मुखौटा है। और जब ये बैठ जाते हैं संसद में जाकर, जब ये अपना पद ग्रहण कर लेते हैं, फिर ये जब तुम सामने जाओगे तो तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो। ठीक है, तो इस प्रकार का छलावा देश की जनता के साथ हो रहा है, जिसे धूमिल जैसे लेखक देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और वो क्रांति की आवाज में प्रश्न कर रहे हैं, संसद से, बुद्धिजीवी वर्ग से, शासक वर्ग से प्रश्न कर रहे हैं कि यह क्या है। दूसरा रोटी खाता है, अब दूसरी व्यक्ति की बात हो रही, जो रोटी खाता है वह कौन है, रोटी जो बनाता है वह तो पहले किसान था, स्वतंत्र के बाद वह मजदूर और सर्वहारा वर्ग में आ गया, अर्थात क्या हुआ, और नीचे गिर गया। अब दूसरा जो वर्ग है रोटी खाता है, यह उपभोक्ता है। कौन है, उपभोक्ता है। इसके लिए मार्क्स के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा था, पूंजीपति वर्ग ने हर पेशे की इज्जत उतार ली। देखिए यहाँ पे लिखा है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में क्या लिखा था कि जो पूंजीपति वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, जो शासक वर्ग है, जिनके पास सारे अधिकार, जो मुट्ठी भर लोग सारे समाज का, देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, हर पेशे की इज्जत उतार ली है, हर पेशे को अपने हाथ में रखा है। ठीक है, अब तक लोग जिन पेशों की श्रद्धा से देखते थे, उनका आदर करते थे। अब तक क्या होता था, जिन पेशों को लोग श्रद्धा से देखते थे, उनका आदर करते थे, उनका गौरव खत्म हो गया है। उसने डॉक्टर, वकील, पुरोहित, कवि, वैज्ञानिक को पगार वाला मजदूर बना दिया।
देखिए, जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो ऐसा इस प्रकार से विश्वास के साथ जाता है, इस प्रकार उन्हें विश्वास होता है कि हमारा क्या करेंगे, उद्धार करेंगे, हमें बीमारी से मुक्त करेंगे। जब कोई किसी परिस्थिति में फंस कर वकील के पास जाता है तो भी इसी श्रद्धा से जाता है कि हमें यहाँ इस परिस्थिति से निकालेंगे। पुरोहित के पास भी जाते हैं, कवि और वैज्ञानिक पे भी लोग खूब भरोसा करते हैं कि जो भी करेंगे समाज के विकास के ध्यान में रखते हुए करेंगे। मगर ये लोग अब क्या बन गए, सिर्फ एक पगार पाने वाले मजदूर बन गए। इन्हें पगार पाने वाला मजदूर किसने बनाया? यहाँ पे जो पगार पाने वाला मजदूर इन्हें बनाया है, पूंजीपति वर्ग ने बनाया, शासक वर्ग ने बनाया, सत्ताधारी वर्ग ने बनाया। अब यहाँ पे तीसरा जो रोटी से खेलता है उनकी बात हो रही है। अब तो तीसरा व्यक्ति कौन है जो रोटी से खेलता है? एक है रोटी बनाने वाला, दूसरा व्यक्ति है रोटी खाने वाला, लेकिन वह तीसरा व्यक्ति कौन है जो रोटी से खेल रहा है? वह है मुनाफाखोर। यहाँ पे बताया जा रहा है वह है मुनाफाखोर पूंजीपति वर्ग, सामंत शाह देश के विभिन्न भागों में जमीन के लिए अर्जी लगाते देखते हैं। और यहाँ जो वर्ग है यहाँ क्या करता है, अपने ही पैसों से फिर विभिन्न जगहों में क्या कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, अर्थात अपना पूंजी फिर और दूसरी जगह लगा रहे हैं और वो क्या हो जा रहा है और अपना ही आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे, अपना ही स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता को पढ़ते हुए पारंपरिक पाठक चौंक पड़ा है। यहाँ भी कोई कविता है? नीरा गद्य कविता का रंग न ढंग, अलंकार रूपवाद प्रतीक बिंबो, नवीन प्रयोगों का क्या हुआ, ना दाव ना पेच। यहाँ जो कविता है बिल्कुल दाव पेच के बिना है, इसमें किसी भी प्रकार का अलंकारित्व को नहीं किया गया, रूपवाद नहीं है, प्रतीकात्मकता नहीं है, बिंब नहीं है। तो पाठक चौंक गया है कि यह किस प्रकार की कविता है। कवि कविता नहीं लिख रहा, वह रोजमर्रा की भाषा में पूछ रहा है यह तीसरा आदमी कौन है। अर्थात यहाँ पे जो कवि है वो सजावटी तौर से, दिखावटी तौर से, बनावटी तौर से कोई कविता नहीं लिख रहा है, वह साफ शब्दों में रोजमर्रा की भाषा में पूछ रहे हैं कि वह तीसरा आदमी कौन है। ऐसा लगता है सामान्य जन के बीच कोई खड़ा होकर जनता के पक्ष में लड़ पड़ा हो। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है। यहाँ जो पंक्ति है, लाइन है, यह लेखक के लिए कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो उन दबे कुचले, सामान्य, पिछड़े, अनपढ़, अशिक्षित, मजदूर, सर्वहारा वर्ग के लिए, उनकी हक के लिए कोई लड़ पड़ा है और संसद से सवाल पूछ रहा है कि वह तीसरा आदमी कौन है जो इन सर्वहारा लोगों का जो अधिकार है उसे छीन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक इस रूप में आए हैं कि वो सबका हाथ पकड़ के, दबे कुछ लोगों का हाथ पकड़ के उत्थान की ओर लेके जाना चाह रहे हैं, उनकी आवाज बन के आए हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ समाज में किस प्रकार का शोषण हो रहा है। क्योंकि दबे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें तो पता ही नहीं कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उन्हें लगता है सब भगवान की कृपा से हो रहा है या इनका किस्मत ऐसा ही था, यहाँ सोच के वो अपना जीवन जी रहे हैं। आगे, हिंदी भाषी क्षेत्र में कबीर ने मध्यकालीन धर्म और निरंकुशता की राजनीति को बीच चौबट्टे में खड़ा कर दिया। किसने? कबीर ने। कबीर ने भी यह काम किया। मध्यकालीन में जो धर्म था, जो निरंकुशता थी, असमानता था, राजनीति की चौबट्टे में खड़ा कर दिया। धूमिल की तरह कबीर ने भी समाज में ऐसे काम किए हैं और भारतेंदु ने भी किया है। भारतेंदु ने आयातित अंग्रेजकालीन भारतीय सामंती शोषण की राजनीति का भांडाफोड़ किया। ठीक है, भारतेंदु ने भी अपने समय में क्या किया, अंग्रेजकालीन भारतीय सामंती शोषण की राजनीति था उसका भांडाफोड़ किया। आगे चलकर निराला जी ने भी इसी पथ पे कार्य किया। निराला ने हिंदी के जातीय परंपरा की मान रक्षा और विकास का कार्य अपने ढंग से किया। तो ये जो कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं, इन्होंने इसी क्षेत्र में विशेष कार्य किया है, इसलिए इनका नाम यहाँ पे रखा गया है। देखिए, कविता तो 4 पंक्ति की है, बहुत ही छोटी सी कविता, लेकिन भावार्थ बहुत विस्तार है, बहुत ही विस्तृत भावार्थ है। आप समझ सकते हैं उन 4 लाइन में जो प्रश्न किया गया है, पूरे समाज को आईना दिखाया गया है। ठीक है, वही मुक्तिबोध ने स्वतंत्रोत्तर भारतीय परिवेश में नवनिर्मित प्रजातांत्रिक राजनीति के मुखौटे को चांद का मुंह टेढ़ा में खोला है। तो यहाँ पे मुक्तिबोध जी भी वही कार्य कर रहे हैं जो अपना चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह है इनका मुक्तिबोध का। इन्होंने भी स्वतंत्रोत्तर भारतीय परिवेश, स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय परिवेश है उनको क्या किया है, मुखौटा खोला है, उनको भी समाज के सामने रखा है धूमिल की तरह।
आगे है कविता, रोटी और संसद में कभी धूमिल अराजक राजनीति के सामंती व पूंजीपति मुखौटे को संसद से उठाकर सड़क तक ले आए। जो आज कथा यथावत संसद और सड़क के मध्य एक दूसरी प्रजातंत्र तलाश में ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। लोग आते हैं और गरीब की रोटी खाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है इस लाइन में कि जब लेखक ने यह बात उठाई, जब उन्होंने प्रश्न किया, तब से आज तक वह प्रश्न उसी प्रकार है, अर्थात समाज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जो भी आता है सत्ता में वह क्या करता है, गरीब की रोटी खाता है और अपना जो अर्थ अर्जन करना है, अपनी जो इच्छा से आते हैं, अपनी जो मनसा है उनको पूरा करता है और फिर वह चला जाता है और संसद में आसीन होकर राजनीति में निरंतर बोलता है। राजनीति को सत्ता की साधना और अर्थशास्त्र को बाजार के तर्क शास्त्र शासित वैध लूट में तब्दील कर धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, लूट, हत्या, बलात्कार, भय, आतंक का दर्शन बांटते संसद से सड़क तक अपनी अपनी कुर्सी की रक्षा में प्रतिबद्ध मुस्कुराकर पूछना नहीं भूलते, कहो तुम कौन हो, कहो तुम कौन हो। यह बात जो सत्ताधारी है वो किससे कर रहे, आम जनता से पूछ रहे, क्योंकि अब उन्हें सत्ता की प्राप्ति हो गई है, अब वो अपनी कुर्सी पे आसीन है, तो अब तुमसे वो प्रश्न पूछ रहे, कहो तुम कौन हो। लेकिन वही लोग जब उन्हें वोट की जरूरत थी, जब उन्हें सत्ता में बैठना था, तो गली गली घूम के लोगों को योजनाएं बांट रहे थे, लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे थे। कुर्सी मिलते ही बदल गया रंग, मुखौटा उनका उतर गया और फिर वो प्रश्न कर रहे समाज से, लोगों से कि बोलो तुम कौन हो। तो ये जो प्रत्येक पंक्ति है, लाइन है, कविता का अर्थ है बहुत ही मार्मिक है और बिल्कुल सत्य है। तुम्हारा पार्टीगत गोत्र क्या है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारा पार्टीगत गोत्र क्या है। जन्मगत गोत्र तो पूछा जाता है, यहाँ आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है तुम्हारा पार्टीगत गोत्र क्या है, तुम्हारा झंडा कौन सा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है तुम्हारा झंडा कौन सा है, अर्थात तुम किस पार्टी से जुड़े हुए हो, धार्मिक विश्वास कैसा है। हालांकि हम एक देश में रहते हैं तो हमारा झंडा तिरंगा ही होना चाहिए, मगर यहाँ पे झंडा अलग अलग है, पार्टीगत स्तर पे है। पूछा जा रहा है तुम्हारा झंडा कौन है, अर्थात तुम किस सत्ता से जुड़े हुए हो या फिर किस पार्टी से जुड़े हुए हो। धार्मिक विश्वास कैसा है, राजनीतिक लेख किस गधे का है। यहाँ पे एक प्रकार से मजाक में उनकी सत्ताधारी लोगों का एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि राजनीतिक लेख किस गधे का है, जरा कहना तुम किस टाइप के आदमी हो, प्रमाणित के लिए तुम्हारा हलफनामा कौन देगा, तुम पक्के बेईमान हो इसकी क्या गारंटी है। देखिए यहाँ ईमानदार होने की बात बिल्कुल नहीं कही जा रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताओ तुम पक्के बेईमान हो इस बात की क्या गारंटी है। धूमिल काव्य का पहला आदमी जाहिर तौर पर मोचीराम लोहसाय पलटू जैसे आम आदमी है जो रोटी बेलता है और एक दिन आत्महत्या करने को मजबूर है। बहुत ही मार्मिक बात है, बहुत ही गहरी बात है, समाज की बिल्कुल गहराई से सच्चाई को उठाकर प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल सामान्य वर्ग से आते हैं वो जीवन भर कष्ट भोगते हैं, लड़ते हैं, झेलते हैं, शोषित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं और फिर एक समय बाद वो हार जाते हैं जीवन से और फिर वह क्या करते हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इन मार्मिक तथ्यों को लेखक उठाए हैं, समाज के आगे प्रश्न कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। अपने समय की जन आकांक्षाओं से प्रतिबद्ध कवि पतनशील बुजुर्ग संस्कृति को नंगा करने के लिए ही प्रश्न कर रहा है। बुजुर्ग वर्ग अमीर वर्ग को कहा गया है, बुद्धिजीवी वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शासक वर्ग को यहाँ पे बुजुर्गा वर्ग कहा गया है। तो बुजुर्गा वर्ग को नंगा करने के लिए यहाँ कहा गया है क्योंकि तुम सत्ता में बैठ के अपना जीवन जी रहे हो, अय्याशी करो, खूब मौज करो, धन कमा रहे हो, लेकिन वही लोग जिन्होंने तुम्हें वोट देकर जिताया है, जिनकी वजह से तुम वहां पे बैठे हो, आज वही लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, धीरे धीरे मर रहे हैं और भूखे हैं और फिर एक समय बाद हार कर आत्महत्या कर रहे हैं। क्या तुम्हें इस बात से कोई कष्ट नहीं होता? तुम इस मुखौटे में क्यों हो? तो एक तरह से बुजुर्गा वर्ग को नंगा कर रहा है कौन? लेखक। यहाँ तीसरा आदमी कौन है? लेखक फिर बोल रहे हैं यहाँ तीसरा आदमी कौन है जो रोटी बेलता है? किसान, मजदूर, उत्पादक है। जो रोटी बेलता है वह किसान है, उत्पादक है। जो रोटी खाता है वह उपभोक्ता है। एक अद्ध नौकरी के लिए, एक प्याली चाय, शराबे गुलाबी खुशबू के लिए, मुनाफाखोरी में हिस्सा पाने के लिए अक्सर अपने रचनात्मक जोश बेच देता है। ये ऐसे मध्य वर्ग है जिन्हें गुलाम रहने की आदत सी हो गई है।
ठीक है, मध्य वर्ग को कहा जा रहा है कि ये ऐसी स्थिति में पहुंच गए, धीरे धीरे शोषित होते होते इनकी मानसिकता इस प्रकार की हो गई है कि इन्हें आदत सी हो गई है शोषित रहने की। तीसरा, जो रोटी बेलता है न खाता है, मुनाफाखोर की सामंतशाह व पूंजीपति। ठीक है, जो रोटी न बेल रहा है न खा रहा है वह मुनाफाखोर है, पूंजीपति है। जो रोटी से खेल रहा है, धूमिल की रचना में दिन प्रतिदिन अराजक हो रहे राजनीति का प्रतिफल प्रजातंत्र में निहित भ्रष्टाचार उसे फांसीवाद की ओर ले जा रहा है, जिसकी परिणति तानाशाही प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद में होती है। तीसरा आदमी इसी का प्रतीक है। तीसरा आदमी किसका प्रतीक है? तानाशाही का प्रतीक है, अधिनायकवाद अर्थात प्रजातंत्र का जो नायक बनना चाहता है, अधिनायकवाद का प्रतीक है, तानाशाह का प्रतीक है। प्रस्तुत कविता स्वतंत्रोत्तर भारतीय राजनीति और संविधान का पूंजीवाद से कदमताल करते चले जाने का एक छोटा किंतु कुख्यात उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद राजनीति में और संविधान का पूंजीवाद से कदमताल करते चले जाने का एक छोटा सा किंतु कुख्यात उदाहरण है। यही कारण कि धूमिल प्रजातंत्र की तलाश में मुनासिब कार्यवाही करते कहना नहीं भूलते, कल सुनना मुझे, क्योंकि कभी को इस बात का पूरा एहसास है कि जानवर होने के लिए जिन्हें स्वतंत्र भारत के इतने दिन लग गए, उन्हें आदमी बनने में जाने कितना वक्त लगेगा। इसी से कवि की कालजयी भूमिका तय होती है। आज पूंजीवाद उत्पाद किसान की सामूहिकता को तोड़कर उसे क्षुद्र मानव मजदूर बना दिया, फिर उसे मनुष्य से जंतु में तब्दील करने की जिद ने उनकी यथार्थवादी सामाजिक ऐतिहासिक विकास की सारी भूमिका को समाप्त कर रोटी खाते दूसरे आदमी पेटी बुजुर्गा के साथ बंधन मजदूर बनाकर पूंजीपति जहनियत का पोषक बना दिया। यहाँ जो मजदूर वर्ग है, यहाँ एक समूह में अगर क्रांति करे तो क्या होगा? सत्ताधारी को झुकना पड़ेगा। तो सत्ताधारियों ने इन समूहों को तोड़ा और उन्हें क्षुद्र मानव या मजदूर बना दिया, फिर उन्हें धीरे धीरे जानवर बना दिया, अपने इशारों पे चलने वाला गुलाम बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे उनका शोषण करते जा रहा है। कौन करते जा रहा है? पूंजीपति। और इसके मूल में रोटी इसी पूंजीपति सामंतशाह पैदा नहीं कर सकता, चालाकी से दूसरे आदमी के साथ केवल रोटी को छीन सकता है। जो पूंजीपति वर्ग है वो स्वयं रोटी नहीं पैदा कर सकता, सिर्फ चालाकी से रोटी छीन सकता है। रोटी उत्पादन के तमाम क्षेत्रों को अधिग्रहित कर पहले वह दूसरे आदमी को पशु बनाए रखने के लिए एक से बढ़कर एक चमत्कार बांटता है। देखिए यहाँ पे सत्ताधारी लोगों को कहा जा रहा है कि जो रोटी है वह स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो उत्पादन कर सकता है, जो किसान वर्ग है, वो क्या करता है? उनकी जमीनों को हड़प लेता है और फिर उन्हें एक पशु की तरह इस्तेमाल करता है, उन्हें अपने कोल्हू के बैल की तरह उनसे काम कराता है और एक चमत्कार बांटता है, उन्हें अपने बातों में फंसा के रखता है। जन प्रतिनिधि सड़क से चलकर जरूर आते हैं। जो जन प्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, वो सड़क से चलकर जरूर आते हैं, किंतु संसद में बैठते ही वहां वर्ग, जाति, भाषा सब कुछ बदल जाता है। यह स्पष्ट सत्य है कि जैसे वो सत्ता में बैठते हैं तो उनका वर्ग, जाति, भाषा सब कुछ बदल जाता है। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में धूमिल चुनाव व्यवस्था की पोल खोलकर रख दे रहे हैं। आखिर यह तीसरा कट्टरवाद इतना सक्षम, इतना आतंकी, इतना विशिष्ट हो गया है कि इसके विरुद्ध इस देश का संसद तक मौन है। ठीक है, और यहाँ की संसद मौन है, वहां यहाँ तीसरा कौन है? पूछते ही यह तीसरा आदमी गरीब की रोटी से खेलता दृष्टिगत होता है। यही कारण है कि धूमिल दूसरे प्रजातंत्र की तलाश में जुट जाते हैं। कारण यथास्म रोचते विश्व तदेयम परिवर्तते विश्वम, यहाँ संस्कृत में पंक्ति बताई गई है और साफ शब्दों में यहाँ जो पूरी कविता है, यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा गया है, लोगों को सच्चाई बताने के लिए लिखा गया है कि समाज में कैसी कैसी परिस्थितियां हैं, किस प्रकार से तुम्हें लूटा जा रहा है, तुम्हारा शोषण हो रहा है। ठीक है, तो छोटी सी कविता थी लेकिन उसका भावार्थ हमने काफी लंबा पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपने पूरा कविता समझ लिया होगा। तो यहाँ पे हमारा कविता समाप्त हो गया है और मुझे लगता है भावार्थ भी आपने अच्छे से समझ लिया। देखिए कविता बहुत ही छोटी है मगर इसका मर्म बहुत बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट जरूर करना, लाइक करना, बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो और शेयर जरूर करना।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।